तुम ठीक कहते हो, अंगूरी बोली, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि बाबा अब्दुल फतेह के अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है? यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक से ज़्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। मैंने जवाब दिया, वो सिर्फ बाबा अब्दुल हक को पकड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन यहाँ पहुँच कर इन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि कुछ और लोग भी हैं। बाबा अब्दुल हक ने बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे बारे में ज़ुबान नहीं खोली, और फिर इत्तफाक से इस वक्त हम भी पहुँच गए और हमारी आवाज़ें सुनकर वो झोंपड़े में छुप गए और इस तरह हम उनके घेरे में आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबा अब्दुल फतेह के बारे में मुखबरी किसने की होगी? इस बस्ती के तो सब लोग। वो अंगूरी कुछ कहते कहते रुक गई। कोई ख़ास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। रुस्तम, मुझे उस पर शुबा है, अंगूरी ने कहा। रुस्तम कौन? मैंने पूछा। बस्ती का एक दुकानदार है, अंगूरी ने जवाब दिया। बाबा अब्दुल फतेह ने एक रोज़ बताया था कि रुस्तम तकरीबन 4 महीने पहले बस्ती में आया था। वो ज़ख्मी था और बहुत बुरी हालत में था। उसकी कहानी उसकी हालत से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। अंगूरी चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बाबा अब्दुल फतेह के कहने के मुताबिक श्रीनगर में रुस्तम के हाथों एक फ़ौजी मारा गया था। श्रीनगर के शहरी उस रोज़ श्रीनगर की पुलिस और फौज के मुजालिम के खिलाफ लाल चौक पर मुजाहिरा कर रहे थे। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिस पर मुजाहिरीन भड़क उठे और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। फौज ने पुलिस की हिमायत में मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी और बेगुनाह कश्मीरी 2 मारे गए। मुजाहिदीन में रुस्तम भी शामिल था और उसकी जेब में पिस्तौल भी मौजूद था। उसने गोली चला दी जो एक फौजी की पेशानी में लगी और वो ढेर हो गया। रुस्तम वहां से भाग निकला, लेकिन उसी रात फौजियों ने उसके घर को घेरे में ले लिया। रुस्तम ने मकान की छत से फौजियों पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। वो तो किसी फौजी का कुछ न बिगाड़ सका, अलबत्ता फौजियों ने इसके मकान को आग लगा दी। रुस्तम तो जख्मी होकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी बीवी, दोनों बच्चे हलाक हो गए और मकान के साथ जलकर राख हो गए। रुस्तम किसी न किसी तरह इस बस्ती में पहुंच गया। बस्ती वाले उसकी कहानी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। वादी का हर दूसरा शख्स भारतीयों के ऐसे ही जुल्म और सितम का शिकार था। वो सब हस्बे तौफीक एक दूसरे की मदद भी करते थे। बस्ती वालों ने रुस्तम की भी मदद की। उसे रहने के लिए 2 कमरों का एक छोटा सा मकान दे दिया और थोड़े बहुत पैसे जमा करके उसे बस्ती के चौक में दुकान खुलवा दी। बाबा अब्दुल फतेह भी उससे मिल चुका था और पता नहीं रुस्तम पर बाबा को क्यों शक होने लगा। बाबा के कहने के मुताबिक आखिरी मर्तबा जब अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बस्ती गया तो रुस्तम की दुकान बंद थी। एक आदमी से पूछने पर पता चला कि वो श्रीनगर गया हुआ है। बाबा अब्दुल फतेह के कहने के मुताबिक रुस्तम पर उनका शुबा कुछ और भी कवी हो गया, क्योंकि उस आदमी से भी मालूम हुआ कि रुस्तम 2-3 मरतबा श्रीनगर जा चुका है। अंगूरी खामोश हो गई, कुछ देर तक इधर उधर देखती रही, फिर बोली, तुम लोगों के आने से पहले बाबा ने मुझसे कहा था कि उसे रुस्तम पर शुबा है, क्योंकि जिस आदमी ने श्रीनगर में एक फौजी को कत्ल किया हो, खुद इसके घर और बीवी बच्चों को जलाकर राख कर डाला हो, वो इस तरह बार बार श्रीनगर कैसे जा सकता है। बाबा ने कहा था कि अब वो बस्ती जाएगा तो इस बारे में तहकीकात करेगा, लेकिन वो खामोश होकर सिसकियां भरने लगी। बाबा अब्दुल फतेह का शुबा गलत नहीं हो सकता, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। उसका मतलब है कि अब हमें पहले इस बस्ती ही का रुख करना चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि बाबा के खिलाफ मुखबरी इसने ही की थी तो मैं बस्ती के चौक पर उसे फंदे से लटका दूंगा। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम इस बस्ती में जाओगे? अंगूरी ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। गद्दारों का पता लगना ज़रूरी है। बाबा अब्दुल फतेह जैसे लोग हमारा सरमाया है, उनका नुकसान हमारे लिए नाकाबिले तलाफ़ी है। अगर मुखबर का पता न लगाया गया तो वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काटता रहेगा। मैं चलना मुँह को खामोश हुआ, फिर बोला, एक ज़माना था जब मुसलमान आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर अपनों ही की गद्दारियों की वजह से इस्लामी सल्तनत का शराजा बिखरता गया और आज मुसलमान दुनिया भर में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। मुसलमानों की तबाही और बर्बादी में अपनों का ज़्यादा हाथ है। इस वक्त वादी में आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर है। मुजाहिदीन छापा मार कार्रवाइयों में भारतीय फ़ौज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। भारतीय सुरमा हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गद्दारों के ज़रिए हमारे काज को नुकसान पहुँचाने और हमारे हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर इन्हें छूट मिल गई तो मुजाहिदीन को जगह जगह भारी जानी नुकसान पहुँचेगा और हमारी तहरीक दम तोड़ देगी। हमें आज ही बस्ती पहुँचना होगा। लेकिन अगर रुस्तम बेकसूर निकला तो? अंगूरी बोली। बाबा अब्दुल फतेह तजुर्बाकार मुजाहिद था। उसकी ज़िंदगी जिहाद करते हुए गुजरी है। अगर उसे रुस्तम पर गद्दारी का शुबा था तो यह गलत नहीं हो सकता। लेकिन बिलफर्ज, मैंने अंगूरी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, लेकिन बिलफर्ज रुस्तम पर शुबा गलत निकला और वो बेकसूर साबित हुआ तो भी हम उस गद्दार को
تلاش کریں گے۔ یہ صرف کسی مخبری ہی کا نتیجہ ہے کہ صرف 4 فوجی بابا کو پکڑنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اگر انہیں یا مجاہدین کے کسی ٹھکانے کا شبہ ہوتا تو صرف 4 فوجی نہ آتے، پوری پلٹن آتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، انگوری بولی۔ ابھی چلیں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم یہاں سے اس طرف روانہ ہوں گے کہ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد بستی میں داخل ہوں۔ ویسے وہ کون شخص تھا جس نے بابا کو رستم کے سری نگر آنے جانے کے بارے میں بتایا تھا؟ بابا نے اس کا نام ولی محمد بتایا تھا۔ وہ بستی میں بڑھائی کا کام کرتا ہے، انگوری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم بابا کی ساری چیزیں احتیاط سے سمیٹ کر رکھ دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعد مجاہدین کی کوئی پارٹی اس طرف نکل آئے تو یہ سب کچھ ان کے کام آ جائے۔ ویسے تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ انگوری سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بابا عبدالفتح تو اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی یہ چیزیں، میرا مطلب ہے اگر ہم اس کے 2 کرتے لے لیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انگوری چند لمحے خاموش رہی، پھر افسردہ سی آواز میں بولی، میرا خیال ہے یہ چوری نہیں ہوگی۔ ویسے ایک روز مجھے اپنے کپڑے دھونے تھے، میں نے پہننے کے لیے بابا سے ایک کرتا مانگا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تم ہی لوگوں کا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف لے لو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم بابا کے کپڑے استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں ان کے ٹرنک سے مرہم کی ڈبیا نکالنا چاہتی ہوں۔ میں جب اس درندے سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگی تھی تو گرنے سے کوئی نوکدار پتھر چھپ گیا تھا۔ زخم تو معمولی سا ہے مگر اب تکلیف ہو رہی ہے۔ میں انگوری کی برداشت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اتنی دیر خاموش رہی تھی اور اب اس نے اپنی تکلیف کا اظہار کر ہی دیا تھا۔ ہم دونوں اٹھ کر ٹرنک کے قریب گئے جو جھونپڑے کے کونے میں پڑا ہوا تھا۔ انگوری نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرانا سا ٹرنک کھولا۔ اس میں 3-4 جوڑے دھلے ہوئے رکھے تھے۔ انگوری نے ایک جوڑا مجھے دے دیا۔ نیلے رنگ کی قمیض اور اس سے ذرا ہلکے رنگ کی شلوار تھی۔ قمیض کندھوں اور پشت پر سے گھسی ہوئی تھی۔ تم بھی زخم پر مرہم لگا کر کپڑے بدل لو، میں باہر جا رہا ہوں، چشمے پر پانی میں ایک ڈبکی لگا لوں تو دماغ کی تپش بھی کم ہوگی، میں نے کہا اور کپڑے لے کر جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ میں نے ایک سب مشین گن بھی اٹھا لی تھی اور وہاں سے تقریباً 15 گز دور چشمے پر پہنچ گیا۔ گن کنارے پر رکھی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کپڑے اتارے اور پانی میں کود گیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، ایک لمحے کو تو کپ کپی سی چھڑ گئی۔ میں نے پانی میں بیٹھ کر جسم کو ملا، 2-3 غوطے لگائے اور باہر آ گیا۔ کپڑے پہن کر جب میں واپس آیا تو انگوری جھونپڑے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم نے کپڑے نہیں بدلے؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی نہانا چاہتی ہوں، اب تم یہاں بیٹھ جاؤ اور تم زخمی ہو پانی پڑنے سے؟ میں نے انگوری کی بات کاٹی تھی، اس نے میری بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ بولی۔ ان درندوں کے غلیظ ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے مجھے کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ اور ہاں، وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، بابا کا خیال تھا کہ ہم دن کی روشنی پھیلتے ہی آ جائیں گے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے لیے چاول پکا رکھے تھے، پتیلی جھونپڑی کے پیچھے چولہے کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آؤ تو کچھ کھا لیں، بھوک لگ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں گن سنبھالے جھونپڑی کے سامنے بیٹھا رہا، میری نظر بار بار چشمے کی طرف اٹھ رہی تھی اور میں اپنے آپ کو اس حرکت پر سرزنش بھی کر رہا تھا۔ چشمہ بلندی پر تھا اور اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو بھی یہاں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، مگر میرے خیال میں اس طرح دیکھنا بھی غیر اخلاقی حرکت تھی اور اس غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کے لیے میں رخ بدل کر بیٹھ گیا۔ انگوری تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ اس نے بابا عبدالفتح کے ٹرنک سے نکالا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا، میرون رنگ کی شلوار اور اسی رنگ کا لمبا سا کرتا جس کا گلا خاصا فراغ تھا۔ انگوری نے اگرچہ بال جوڑے کی طرح باندھ لیے تھے مگر ان سے نچڑنے والا پانی گردن پر بہتا ہوا کرتے میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم کی وہ ڈبیا تھی جو اس نے بابا کے سوٹ کیس میں سے نکالی تھی۔ یہ مرہم بہت اثر انگیز ہے، وہ ڈبیا دکھاتے ہوئے بولی۔ عبداللہ کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی تو بابا نے یہی مرہم لگایا تھا، وہ 2 دن میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے ڈبیا کرتے کے پہلو کی جیب میں رکھ لی اور جھونپڑے کے پیچھے جا کر پتیلی اٹھا لائی۔ پتیلی اوپر تک چاولوں سے بھری ہوئی تھی اور 5-6 آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے تھے۔ اس وقت شاید 12 بج رہے تھے، سورج عین سر پر چمک رہا تھا، بھوک سے واقعی بری حالت ہو رہی تھی۔ انگوری نے ایک ہی پلیٹ میں چاول نکالے تھے، وہ پلیٹ ہم دونوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ انگوری انگلیوں میں چاول اٹھاتی، نوالا منہ میں رکھنے کے لیے ذرا سا آگے کو جھکتی تو میری گستاخ نظریں اس کے فراق گریبان کے اندر تک رینگ جاتی۔ اس وقت میں بھول گیا تھا کہ ہم کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور کن پٹیاں سلگنے لگی تھی۔ کیا بات ہے، چاول کیوں نہیں کھا رہے؟ انگوری کی آواز سن کر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ او کچھ نہیں، میں نے کہا اور اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر وہاں سے دور ہٹ گیا۔ تم پتیلی میں ہی کھا لو، میں تمہارے سامنے بیٹھ کر نہیں کھا سکتا۔ میری بات کا مطلب سمجھ کر انگوری کا چہرہ تمتما اٹھا، نظریں جھک گئیں اور پھر اس نے پتیلی اپنی طرف کھینچ لی۔ کھانا کھانے کے بعد انگوری نے میرے والی پلیٹ دھو کر اور پتیلی ڈھک کر رکھ دی۔ اس کے بعد ہم دونوں جھونپڑے
झोंपड़े में घुसकर बाबा अब्दुल फतेह की चीज़ें समेटने लगे। तमाम कपड़े तय करके ट्रंक में रख दिए। ट्रंक में कुछ रकम भी मौजूद थी जिसे हमने नहीं छुआ। बाकी चीज़ें भी ट्रंक के करीब ही रख दी गई। मैं बाहर से भारतीय फौजियों की तमाम राइफलें भी उठा लाया था। लेफ्टिनेंट वाला रिवॉल्वर मैंने अपने पास रख लिया। 2 राइफलें हमने अपने लिए मुंतखब कर ली। उनकी मैगजीन चेक किए और एक फाजिल मैगजीन अपने लिबास में छुपा लिया। ये ऑटोमेटिक राइफलें थीं। दरअसल सब मशीन गन्नें थीं जिनसे तूफानी बारिश की तरह गोलियों की बौछार की जा सकती है। सारे कामों से फारिग होकर हम झोंपड़े के बाहर चटाई पर बैठ गए। मुझे अचानक ही ख्याल आया। मैंने कमीज के नीचे शलवार के नेफे में अड़सा हुआ रिवॉल्वर निकाल कर खोला। इसमें सिर्फ 3 गोलियां थी। मैं उठकर लेफ्टिनेंट की लाश के करीब चला गया जो झाड़ियों में औंधी पड़ी थी। मैंने पैर से उसे सीधा किया और इसके होलिस्टर की फ्लैप पर लगी हुई गोलियां निकालकर रिवॉल्वर में भरने लगा। लाशों पर लातादाद मक्खियां भिन-भिना रही थीं। मैं तहकीर आमेज नजरों से लाशों को देखता हुआ दोबारा अपनी जगह पर आ गया। 5 बजे के करीब हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। तीनों शुहदा की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी और बाबा अब्दुल फतेह के झोंपड़े पर अलविदाई नजरें डालते हुए एक तरफ चल पड़े। उस बस्ती को रास्ता इस तरफ से जाता है चट्टानों के अंदर। अंगूरी ने एक तरफ इशारा किया। हम उस तरफ मुड़ गए। वो बस्ती तकरीबन 5 मील के फासले पर थी। रास्ता खासा दुश्वार था और मेरा ख्याल था कि हम शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले वहां पहुंच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक तो हम ऊंची नीची चट्टानों पर उतरते चढ़ते रहे। मुझे हैरत थी कि इतना बूढ़ा होने के बावजूद बाबा अब्दुल फतेह खतरनाक रास्ता कैसे तय किया करता था। बिलाखिर हम चट्टानों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। सामने नशीब में वसीओ अरीज सरसब्ज वादी फैली हुई थी और मगरिब की तरफ झुकते हुए सूरज की धूप में एक सुरमई लकीर भी चमकती हुई नजर आ रही थी। वो कोई चौड़ी नदी थी जिसका पानी धूप में चमक रहा था। चनार और पोकलिप्स के दरख्त बकसरत थे। कद आदम झाड़ियां थीं। हम संभल कर इन झाड़ियों में नशीब की तरफ उतरते रहे। वादी में उतरते ही धान के खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ की बालियां अगरचे अभी तक कच्ची थीं मगर खुशबू से पूरी फिजा महक रही थी। काश्तकारों को फसल पकने के लिए अभी कम से कम 2 महीने इंतजार करना था। मेरा ताल्लुक भी काश्तकार घराने से था और मैं जानता था कि कश्मीर के काश्तकारों को ज़मीन का सीना चीर कर अनाज उगाने में कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं और इस जैसे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई मैदानी इलाका नहीं था जहाँ खेतों का तसलसल हो। एक आध खेत की जगह काबिल काश्त होती, इसके बाद पथरीला मैदान, फिर थोड़ी सी जगह जहाँ बीज डाल दिया जाता था। ये धान के खेत भी ऐसे ही थे, कोई ऊंची जगह पर और कोई बहुत नशीब में। हम इन खेतों में से गुजरते हुए एक चट्टान की तरफ दाएं तरफ घूम गए। सामने एक गहरी नदी थी। उसका पार 200 फीट के करीब ज़रूर होगा और चट्टानों में तकरीबन 50 फीट नीचे नदी का पानी पुरशोर आवाज़ के साथ बह रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा। नदी में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। नदी के दूसरी तरफ सेबों का बाग था और उसके पीछे वो बस्ती थी जो बुलंदी से तो हमें नजर आ रही थी लेकिन अब गुंजान दरख्तों की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो नदी में उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अंगूरी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई रास्ता तो होगा। मैंने जवाब दिया, इस तरफ खेत है और बस्ती दूसरी तरफ। काश्तकार यहाँ किसी रास्ते से तो आते होंगे। आओ इस तरफ चलते हैं, कोई रास्ता जरूर होगा। दाएं तरफ तकरीबन 100 गज आगे नदी चट्टानों में घूम गई थी। चंद गज आगे हमें एक पगडंडी मिल गई और जब हम इस पगडंडी पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंचे तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। यहाँ नदी का पार्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं था और आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता भी मौजूद था। वो एक डोली सी थी जिसका प्लेटफॉर्म लकड़ी का था और ऊपर रस्सों से कटहरा सा बना दिया गया था जिसमें 3-4 आदमी खड़े हो सकते थे। चट्टान पर प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जिस पर लकड़ी की 2 मोटी मोटी बलियां सतूनों की तरह गड़ी हुई थी। एक बली इन पर उफकी रुख पर टिकी हुई थी जिसमें लोहे की एक रेल भी फंसी हुई थी और एक मोटा रस्सा उस रेल पर लिपटा हुआ था। वो डोली इस रस्से के निचले हिस्से में लटकी हुई थी। आहिनी रेल से लिपट कर ये रस्सा 2 रस्सों की शक्ल इख्तियार कर गया था, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों रास्ते नदी के दूसरे किनारे तक चले गए थे जहाँ एक चट्टान पर कुछ ऐसा ही इंतजाम था। वादी कश्मीर में रहने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वादी में नदी नाले और बाज़ मकामात पर दरिया पार करने के लिए रस्सों के पुल बनाए गए हैं। इस किस्म की डोलियां बनाई गई हैं। हम दोनों इस डोली में बैठ गए। अंगूरी के टहरे के रस्से को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने ऊपर वाले रस्से को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। डोली हरकत में आ गई। मैं रस्से को खींचता रहा। रस्सा दोनों तरफ आईनी रेलों पर घूम रहा था और डोली आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ हवा तेज थी जिससे डोली बुरी तरह हलकोरे ले रही थी। बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि डोली अब उल्टी के तब उल्टी। अंगूरी ने बड़ी मजबूती
40 रस्सों को पकड़ रखा था। बिलाखिर डोली दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने पहले अंगूरी को चट्टानी प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर खुद भी छलांग लगाकर चट्टान पर पहुंच गया। हम सेबों वाले बाग के ऊपर से घूमते हुए एक जगह रुक गए। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हम कदरे बुलंदी पर थे और बस्ती नशीब में अभी गुरूब होते हुए सूरज की कुछ रोशनी बाकी थी और हम दिन की रोशनी में बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बस्ती 250-300 घरों पर मुश्तमिल होगी। सामने ही एक गली ही नजर आ रही थी और फासला तकरीबन 200 गज होने के बावजूद गली में लोगों की आमदरफ्त दिखाई दे रही थी। हम एक ऊंची जगह पर पौधों की आड़ में बैठे हुए थे, इसलिए हमें देख लिए जाने का अंदेशा नहीं था। दरअसल मैं अंधेरा गहरा होने के बाद बस्ती में दाखिल होना चाहता था ताकि कम से कम लोगों से आमना सामना हो सके। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे और फिर बस्ती में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वहाँ किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। राइफलें हम दोनों के कांधों पर थीं और एक लम्हे के नोटिस पर राइफलें कंधों से उतरकर हमारे हाथों में आ सकती थीं। ऊंचे नीचे रास्ते पर अंधेरे में ठोकर लगने का अंदेशा था, इसलिए मैंने अंगूरी का हाथ थाम रखा था और इसने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। बस्ती के पहले मकान के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मकान के आंगन से बकरियों के मिनमिनाने की आवाज़ें आ रही थीं। गली में अंधेरा था। मैंने अब भी अंगूरी का हाथ थाम रखा था। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता गली में चलते रहे। इत्तेफाक से इस वक्त गली में कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक एक घर का दरवाज़ा खुला और 3-4 बच्चे बरामद हुए और शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। गालिबन तारीकी की वजह से वो नहीं देख सके थे कि हम अजनबी हैं। और फिर सामने से 2 औरतें आती हुई दिखाई दी। एक ने किसी शेरखार बच्चे को गोद में उठा रखा था और दूसरी ने टोकरी हाथ में लटका रखी थी। वो हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी। एक लम्हे को वो ठटकी और फिर अपने रास्ते पर चलती रहीं। हम भी आगे बढ़ते रहे और फिर चंद गज का फासला तय करने के बाद रुक गए। वो गालिबन कोई दुकान थी जिसके दरवाजे से रोशनी दिखाई दे रही थी और अंदर से 2-3 आदमियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर हम दोनों दरवाजे के सामने आ गए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का सामान वगैरह काफ़ी पीछे था। आगे कुछ खुली जगह थी जहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे। एक खाली कनस्तर पर टिका हुआ था और दूसरा लकड़ी की ऊंची चौकी पर बैठा हुआ था। दुकानदार अपने सामान की दूसरी तरफ एक स्टूल पर बैठा था। टीन के कनस्तर, बोरियां, शीशे के मर्तबान और ऐसी ही चीज़ें बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। किसी भी कनस्तर या बोरी में ज़्यादा सामान नहीं था। दुकान की उस उजड़ी हुई हालत को देखकर दुकानदार की माली पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। एक ऊंचे स्टूल पर लालटेन जल रही थी। यही लालटेन दुकान में रोशनी का वाहिद जरिया थी। दुकान की पिछली दीवार में कोई दरवाज़ा भी था जिसके सामने टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। सामने वाले हिस्से में बैठे हुए दोनों आदमियों के बीच में एक हुक्का भी मौजूद था। बल्कि हकीकत ये थी कि जब हम दुकान में दाखिल हुए तो एक आदमी पिशावरी तर्ज के उस हुक्के से, जिसे चिलम कहा जाता है, कश लगा रहा था। हमें देखकर उसने हुक्का छोड़ दिया। वो तीनों आदमी हमें देखकर कुछ घबरा से गए और परेशान निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। घबराइए नहीं, मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। हम आपके लिए किसी परेशानी का बायस नहीं बनेंगे। हम दरअसल यहाँ बाबा अब्दुल फतेह से मिलने आए हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मेरे इस इस्तफसार पर अंगूरी ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बाबा अब्दुल फतेह? दुकानदार चौंका। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? बाकी दोनों आदमी भी मुश्तबा नज़रों से हमारी तरफ देख रहे थे। हम पर शक न करें, मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखा और फिर अपनी और अंगूरी के बारे में बताने लगा। हमने उन्हें इस अमर की हवा तक नहीं लगने दी थी कि हम 10-12 दिन बाबा अब्दुल फतेह के मेहमान रहे हैं और आज उसे अपने हाथों से कब्र में उतार कर आए हैं। ओ, तुम तो मौलवी रसूल बख्श लोन के बेटे हो, कनस्तर पर बैठे हुए आदमी ने कहा। मगर तुम तो कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ थे। हाँ, मैंने जवाब दिया। गुलमर्ग वाले कैंप पर कार्रवाई के बाद मुझे पता चला कि भारतीय फौजियों ने अंगूरी की बस्ती पर हल्ला बोल दिया है। कई अफराद को कत्ल और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कई घरों को जलाकर राख कर दिया है। मैं अंगूरी की तलाश में इस तरफ आ गया था। ये तो रोज़ का मामूल बन चुका है, उस शख्स ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है और घरों को आग लगा दी जाती है। तुम लोग बाबा अब्दुल फतेह से मिलने आए हो, मगर वो तो बस्ती में नहीं है। उसका ठिकाना तो यहाँ से दूर पहाड़ों में है। वो कभी कभी यहाँ आता है। वली मोहम्मद तो बस्ती में होगा, वो इस बस्ती का बढ़ई है, हमें उसे मिलवा दो। मैंने कहा। वली मोहम्मद मेरा ही नाम है, कहो क्या कहना चाहते हो? कनस्तर पर बैठे हुए शख्स ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा।
پہلے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ دونوں بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا تم انہیں گھر لے کر چلو، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ دوسرے آدمی نے ولی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ۔ ولی محمد کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دکان سے نکل رہے تھے کہ ایک بوڑھا کوئی سودا لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ ہم دکان سے نکل کر ولی محمد کے ساتھ اس گلی میں آگے چلتے رہے اور پھر ایک اور تنگ سی گلی میں مڑ گئے۔ اس گلی میں زیادہ تاریکی تھی مگر ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ ولی محمد نے رک کر ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھل گیا۔ ولی محمد اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحے سرگوشیوں میں کسی سے باتیں کرتا رہا، پھر ہمیں اندر بلا لیا۔ میں نے ایک سایہ آنگن میں دائیں طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ولی محمد ہمیں ایک کمرے کے سامنے چھوڑ کر خود بھی اس طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک جلتی ہوئی لالٹین لے آیا، کمرہ کھول کر ہمیں اندر بٹھایا اور لالٹین رکھ کر باہر چلا گیا۔ ولی محمد اگرچہ بڑا ہی تھا مگر اس کے گھر میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرش پر بوری اور پرانے سنوندے بچھے ہوئے تھے۔ ہم نے رائفلیں ایک طرف رکھ دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ولی محمد تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمارے لیے کھانا لے آیا۔ ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے چاول اور پیالے میں پانی کی طرح پتلی سی دال تھی۔ چاول کی پلیٹ میں 2 چمچے بھی لگے ہوئے تھے۔ تم لوگ شاید بہت دور سے آئے ہو، پہلے کھانا کھا لو پھر بات ہوگی، میں پانی لے کر آتا ہوں، تم لوگ شروع کرو۔ ولی محمد ایک بار پھر باہر چلا گیا۔ اس مرتبہ اس کی واپسی 2 منٹ میں ہو گئی تھی۔ اس نے پانی سے بھرے ہوئے ایلومینیم کے 2 گلاس ہمارے قریب رکھ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ہم وادی کے حالات کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس بستی کے لوگ بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کے حوالے سے میرے نام سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔